के बाद उसकी मुलाकात एक मार्शल आर्टिस्ट से होती है। वो इस वक्त वेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वेल उसे हायर कर ले, लेकिन वहीं पर खड़े गार्ड उसे लेकर वहां से जाते हैं। अभी आर्कवेल वेल से कहता है कि देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, इसीलिए इस तरह के लोग तुम्हें अक्सर मिला करेंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें इग्नोर करना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें बाकी नोबेल्स का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो अपनी डॉटर की शादी तुमसे कराने के लिए तुम्हें फोर्स करेंगे। वेल कहता है कि कोई बात नहीं, वो इन चीजों का ध्यान रखेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के पास आ चुका था, जहाँ पर उसके भाई थोड़े दुखी लग रहे थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा भाई जिसकी शादी शुरुआत में हुई थी उसने इस बार इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजे हैं, और अगर शादी के दौरान इनके पास गिफ्ट नहीं होंगे तो बाकी नोबेल्स के बीच इनकी इमेज खराब हो जाएगी। वेल ये सुनकर सोचता है कि सच में नोबेल होना मतलब बहुत ज्यादा पैसे होने जैसा नहीं है, बल्कि नोबेल होने का मतलब सिर्फ दिखावा करना है। हालांकि अब वेल ने उन्हें पैसे दे दिए थे और कहा था कि गिफ्ट के सारे पैसे वो देगा। वेल अभी खुश था क्योंकि उसके फेवरेट भाई की शादी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल एक चर्च में गया हुआ था क्योंकि उसने इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, इसीलिए वो थोड़ा थैंकफुल भी था। वो वहां पर जाकर वहां के फादर को 200 गोल्ड कॉइन देता है। अब फादर उसे वहां पर बैठने को कहते हैं। उसी दौरान वहां पर एक लड़की आती है। वेल उसे देखते ही नोटिस कर लेता है कि इसके पास भी होली मैजिक की पावर है। उस बारे में वो उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि हाँ, वो लड़की उसका नाम एलिस है और वो भी होली मैजिक का यूज कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ होली हीलिंग मैजिक यूज करती है, इसीलिए सभी लोगों ने उसे सेंट मान लिया है। पर फादर नहीं चाहते कि उनकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर चर्च में रहे। वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से जाए और वो वेल को इसके लिए काबिल समझते हैं। वेल को पहले तो ये चीजें मजाक लगती है और वो हंसने लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि वो लोग मजाक नहीं कर रहे। अभी एलिस के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, इसीलिए वेल सोच रहा था कि एलिस को कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी। शायद वो प्रेशर में है, इसलिए वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वैसे उसने हाँ नहीं करी थी पर उसने ना भी नहीं कहा था। अब वहां से लौटने के बाद जब वो अपने दोस्तों से और अपने बड़े भाई एरिक से मिलता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते ये सुनकर कि वेल सिर्फ 1 मिनट की मीटिंग के बाद अपनी शादी तय करवा कर आ रहा है। वैसे इस वक्त वो लोग उसे क्लाउन यानी कि जोकर बना रहे थे क्योंकि वेल को अभी टाउन के अंदर घूमने जाना था कुछ सामान लेने के लिए, और वो नॉर्मल कपड़ों में जा नहीं सकता था वरना लोग उसे पहचान लेंगे। हालांकि इस क्लाउन के ड्रेस में भी उसे वो मार्शल आर्टिस्ट पहचान लेता है जो कि उसे पैलेस के बाहर मिला था। वो यहाँ पर भी वेल को अपनी स्किल्स दिखाने लगता है, जिस दौरान बाकी सभी भी उसे पहचान लेते हैं और आकर कहने लगते हैं कि वेल उन्हें अपने रिटेनर के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। रिटेनर दरअसल वो होते हैं जो कि नोबेल फैमिली के बच्चे अपने मास्टर के तौर पर रखते हैं। रिटेनर उनका काम भी करते हैं और उन्हें स्टडी में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर वेल किसी तरह से बचकर वापस आ गया था, लेकिन वो इस चीज से बहुत परेशान हो चुका है। इस चीज का आइडिया निकालते हुए एरविन उससे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना रिटेनर बना लो, इससे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, कोई तुम्हें फोर्स करेगा ही नहीं। अभी एरविन इस बात को मजाक में कह रहा था, लेकिन वेल इस बात को सीरियसली लेते हुए हाँ कर देता है, जो सुनने के बाद एरविन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। बाद में हम वेल को देखते हैं जो कि एलिस पर नजर रख रहा था। उसके घर पर अभी उसके ग्रैंडफादर थे, लेकिन उसे एलिस कहीं पर दिख नहीं रही थी। उसी समय वो उधर पीछे आ जाती और उसे आवाज लगाती है। वेल पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वेल यहाँ पर उससे कह रहा था कि तुमने जो डिसीजन लिया है क्या वो तुमने किसी के प्रेशर में आकर लिया है। इस पर एलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे कभी ना कभी तो किसी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी, और ऐसे में अगर वो ड्रैगन स्लेयर के साथ शादी करे तो ये तो खुशी की बात है। वेल इस चीज से खुश था कि वो किसी के प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एरविन लुइस और सुजान को देखते हैं। अभी एरविन लुइस और सुजान को चिढ़ा रहा था और कह रहा था कि मैं तो अब वेल का रिटेनर बन चुका हूँ, मतलब तुम दोनों मेरे जूनियर हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कोई ऐसी ही जॉब दिलवा दूंगा। इससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और जब एरविन वहां से चला जाता है तो उन दोनों की ही नजर एरिक और उसकी नई पार्टनर पर पड़ती है। वो दोनों साथ में क्यूट लग रहे थे, लेकिन इससे सुजान और लुइस को एक आइडिया आता है। वो फैसला करते हैं कि अब वो वेल को इम्प्रेस करेगी और ऐसा कुछ करेगी जिससे कि वेल उन्हें भी लाइक करने लगे, जिससे कि एलिस के साथ साथ वो भी वेल से शादी कर लेगी और इसके बाद फिर वो वेल की बहुत खास बन जाएगी। इसीलिए फिर एरविन उन्हें नहीं चिढ़ा पाएगा और फिर वो अमीरों वाली जिंदगी जी सकती है। अभी इसी प्लान को कामयाब करने का सोचते हुए वो हंस रही थी, लेकिन उसी समय वहां पर वेल आ जाता है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड होती है, लेकिन फिर वो दोनों कोशिश करती है कि वो वेल को इम्प्रेस करे। हालांकि वेल इम्प्रेस तो नहीं होता, बल्कि वो वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी थी। ये रात को फिर से प्लानिंग कर रही थी। इस दौरान सुजान कहती है कि मेरे हिसाब से ये प्लान ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी उन्हें नहीं पता था कि वेल बाहर से उनकी बातें सुन रहा है।
ये बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन वेल फिर भी उनकी बात सुन रहा था। उसी समय वहाँ पर पैलेस का बटलर आता है। वो वेल को इनवाइट करने के लिए आया था घर पर डिनर पार्टी के लिए। वेल वहाँ पर पहुँचता है। ये डिनर पार्टी एलिस और वेल के बीच की थी। वो बटलर उन्हें खाना देता है और अब सिचुएशन थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि वेल इस तरह से एलिस के साथ अकेला था, लेकिन खाने के बाद वो जाने लगता है। तभी वो बटलर कहता है कि आप इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि आज आपकी पहली डेट है, इसलिए आप दोनों को शॉपिंग पर जाना चाहिए। अब वेल ना चाहते हुए भी एलिस के साथ चला जाता है। रास्ते में एक शॉप पर वेल को बहुत सारी रिंग्स दिखाई देती है, तो वो उन्हें देखने लगा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। एलिस कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। उसी समय वेल वहाँ दूर रखी हुई एक मामूली सी रिंग को देखता है, लेकिन वो रिंग उसे बहुत पसंद आई थी। वो उसे खरीदना चाहता था, और जब वो उसका प्राइस पूछता है तो शॉप ओनर बताता है कि ये टोटल 300 गोल्ड कॉइन की है। जो सुनने के बाद वेल और एलिस दोनों ही बहुत हैरान थे, लेकिन फिर भी उसने वो रिंग खरीद ली थी। अब जब वो दोनों वहाँ से लौट रहे थे तो एलिस बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कह रही थी कि इस मैजिक रिंग के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वेल को पहले नहीं पता था कि वो एक मैजिक रिंग है। अब बाद में उसे जानने को मिलता है कि सच में इस रिंग पर मैजिक का यूज किया जा सकता है। वो जब उसे अपने मैजिक से चार्ज करता है तो वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों एक अलग अलग स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड जगह थी। वेल को पता चलता है कि ये रिंग एनर्जी स्टोर करने की काम आती है, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सकता है। वेल यहाँ पर अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी एरविन, सुजान और लुइस तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान एलिस वहां पर आती है और वेल के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताते हैं कि वेल तो अभी किंग से मिलने गया है। असल में किंग ने वेल को एक मिशन के लिए बुलाया था। वो वेल को एक ड्रैगन के बारे में बताते हैं जिसने उन्हें बहुत परेशान करके रखा है। ये ड्रैगन यहाँ से बहुत दूरी पर है और ये बहुत ताकतवर है, और इस तरह के ड्रैगन ईविल ब्रेथ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होती है। और यही सेम अटैक उस स्केलेटन ड्रैगन ने किया था, लेकिन वेल के पास होली मैजिक की पावर है, इसीलिए उसने उस अटैक को रोक दिया था। और अभी इसीलिए किंग उसे इस मिशन के लिए चुन रहे थे, क्योंकि पहले ही उनके कई सारे सोल्जर घायल हो चुके हैं और अभी कुछ और भी वहीं पर फंसे हैं। अभी वेल का साथ देने के लिए ब्रेन उसके साथ जाने वाला था। ब्रेन बताता है कि हम एक और आदमी को साथ में ले जा रहे हैं। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये तीनों वहां से उड़कर उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। वैसे जब वेल के दोस्तों को ये बात पता लगती है कि वेल इस तरह के खतरनाक मिशन पर गया है, तो वो भी कुछ लोगों को जमा कर लेते हैं वहां वेल की मदद के लिए जाने के लिए। उसी दौरान एलिस भी वहां उन्हें ज्वाइन करती है, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स है, तो वो वहां पर घायल सोल्जर को हील कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वेल, आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रेन तीनों ही वहां पर पहुंच चुके थे और उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगे थे। ये लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत पावरफुल था। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास बहुत पावर थी, लेकिन वो सिर्फ उस ड्रैगन को रोक सकता था, और यहाँ वेल के पास होली मैजिक थी, जिससे कि उस ड्रैगन को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए वो मिलकर काम करते हैं। इस चीज में उन्हें थोड़ी सी चोट तो आती है, लेकिन अंत में उन्होंने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो कि अभी उन सोल्जर्स को हील कर रही थी जो कि पहले यहाँ पर आए थे और उन्हें चोट लगी हुई है। अभी एलिस की एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन वो उस स्टोरेज रिंग के अंदर से और ज्यादा एनर्जी लेकर उन्हें हील करते जा रही थी। अभी वो बहुत खुश थी, क्योंकि वहां पर लेटे सभी इंजर्ड सोल्जर वेल की तारीफ कर रहे थे। कुछ ही देर में एलिस को पता चलता है कि वेल भी वहां पर आ चुका है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। ये देखकर एलिस को उसकी चिंता होती है और वो वहां से भागती है, लेकिन वो देखती है कि वेल तो ठीक है, उसे बस थोड़ी सी नॉर्मल इंजरीज आई है। वैसे अब अपनी एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एलिस बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वेल उसके पास वहीं पर बैठा था। वो बताता है कि उसने सोल्जर से उसकी बहुत तारीफ सुनी है। एलिस ने अपनी एनर्जी खत्म हो जाने के बाद भी बहादुरी से सबको हील किया और सभी की चोटों को ठीक किया। अब जब वो एलिस की तारीफ कर ही रहा था, तभी उसी दौरान वहां पर आर्मस्ट्रॉन्ग आता है। वो अभी एलिस को होश आ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश था। यहाँ पर वेल को जानने को मिलता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग असल में एलिस के अंकल हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वेल को किंग ने पैलेस के अंदर बुलाया था, जहाँ वो उसे एक और ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मेडल देते हैं। वैसे किंग कहते हैं कि अब वो यहाँ से जा सकता है, मतलब कि वो अभी टाउन छोड़कर जाने वाला था। इसके लिए सबसे पहले वो एल्फ्रेड के उस मेंशन में जाता है जहाँ पर उसका कुछ सामान था, तो वो सामान रखने लगा था। यहाँ पर लुइस और सुजान को पता चलता है कि एलिस भी उनके साथ जा रही है और अब से वो वेल के साथ ही रहेगी। ये सुनकर लुइस और सुजान सोचने लगी थी कि अगर ऐसा ही रहा तो अब वो अपने प्लान पर काम नहीं कर पाएगी। इस तरफ वेल सोच रहा था कि सुजान और लुइस दोनों ही उसी एज की लड़कियां हैं, इसीलिए अगर वो उसके साथ रहेंगी तो एलिस को शायद ये अच्छा ना लगे। इसीलिए पहले वो इसके बारे में एलिस से पूछता है, तो इस पर एलिस कहती है कि नहीं, नोबेल से एक से ज्यादा भाई भी रख सकते हैं, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ सुजान और लुइस तुरंत ही इस चीज की कंफर्मेशन मांगते हैं, जिस पर एलिस हाँ कर देती है।
अब कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि वेल के एक और भाई ने शादी की थी, इसीलिए वो वापस से यहाँ किंगडम में आया था। जिस दौरान एरिक उसे बताता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है। अभी वेल यहाँ पर उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मैजिशियंस के लिए कोई जगह नहीं है। वेल सोचता है कि उसे हिस्सा तो लेना है, लेकिन उसे और कुछ आता भी नहीं। पर एरिक बताता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट भी होगी, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम स्वॉर्ड फाइट में हिस्सा ले सकते हो। लेकिन वेल को ये बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उसका भाई कह रहा है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सुजान, एरविन और लुइस घर पर थे। उसी समय वहाँ पर ब्रेन आता है और उन्हें इस टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद लुइस और सुजान ने फैसला कर लिया था कि वो उसमें हिस्सा लेगी। लेकिन वो जानती है कि उनके पास ना ही ज्यादा अच्छी मैजिक पावर है और ना ही इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके लिए वो अब ट्रेनिंग करने लगी थी। एरविन वहीं पर लेटा हुआ था, वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा था, इसलिए ब्रेन उसे डराने के लिए कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेल उसे रिटेनर की जॉब से निकाल देगा, क्योंकि एरविन बहुत कमजोर है। अब उसी रात की बात है जब ये सभी खाना खा रहे थे। उसी दौरान वेल इन्हें बताता है कि एलिस भी उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो एक अच्छी हीलर है, इसीलिए इससे उनकी टीम और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसी दौरान वो बताता है कि इस टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट का विनर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो चाहता है कि बाकियों को भी मौका मिले। ये सुनकर एरविन फैसला करता है कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसके जीतने के चांस बढ़ गए हैं। इसके बाद अब वो प्रैक्टिस करने लगा था और प्रैक्टिस में उसने सभी को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पर वेल की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वो इस तरह की प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा नहीं है, उसे सिर्फ मैजिक का यूज करना आता था। लेकिन अब कुछ ही दिन बाद वेल बताता है कि वो पार्टिसिपेंट जो कि हर बार जीतता था, वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनने के बाद एरविन का मोटिवेशन पूरी तरह से गिर चुका था और अब वो फिर से और प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। सुजान और लुइस उसे मनाने के लिए आती है, लेकिन वो नहीं मानता। बाद में जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर वो वेल को बैठा हुआ देखता है। वो पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर है, तो वेल बताता है कि सुजान और लुइस प्रैक्टिस के लिए गए हैं। हालांकि एलिस भी प्रैक्टिस के लिए ही गई है। वो कहता है कि उसकी बॉडी प्रैक्टिस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसने बचपन से आज तक इस तरह की ट्रेनिंग कभी नहीं की, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही। ये सुनकर एरविन मोटिवेट हो जाता है। वो फैसला करता है कि भले ही वो हार क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। अब इसके बाद सीधा टूर्नामेंट वाला दिन आता है। हम देखते हैं कि अभी वेल की फाइट शुरुआती राउंड में नाइट कैप्टन के साथ होने वाली थी। अभी इससे लड़ते वक्त वेल बहुत ही जल्दी हार जाता है। अब वो बैठ गया था और देखने लगा था अपने बाकी दोस्तों को। हम देखते हैं कि उस राउंड में ही लुइस सेमीफाइनल तक पहुंचकर हार जाती है। हालांकि सुजान फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर हार जाती है। और अब ये शुरुआती राउंड खत्म होते हैं और एरविन किसी तरह से फाइनल तक पहुंच जाता है। उसने सभी को हरा दिया था, लेकिन फाइनल में उसकी फाइट उस नाइट कैप्टन से होने वाली थी। ये वही नाइट कैप्टन है जिसने अभी कुछ देर पहले वेल को हराया था, और यही वो विनर है जो कि हर टूर्नामेंट में जीतता है। अभी फाइट से पहले एरविन थोड़ा घबराया हुआ था। वहाँ के लोग उसे समझाते हैं कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एरविन सोच रहा था कि अगर वो हार गया या उसने हार मान ली तो शायद वेल उसे अपनी टीम से और रिटेनर की जॉब से निकाल दे। तभी वहाँ सुजान और लुइस आती है। वो उसके लिए अभी लंच लेकर आई थी, जो कि वेल ने दिया था। वो उससे कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल उसे कभी भी अपनी टीम से या रिटेनर की जॉब से नहीं निकालेगा। इससे एरविन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा और अब अपनी टीम के लिए लड़ेगा। लड़ाई के दौरान वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे वो नाइट कैप्टन बहुत खुश था। बाद में वो नाइट कैप्टन सुजान और एरविन दोनों को ही अपना स्टूडेंट बना लेता है और उन्हें ट्रेनिंग कराने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेल और लुइस को भी किसी ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो दोनों अभी उस मास्टर से ही मिलने के लिए जा रहे थे। हालांकि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो सामने आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं। वो कहता है कि वो उन्हें बहुत स्ट्रांग बना देगा। अब यहाँ से 3 साल बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि वेल अभी 15 साल का हो चुका है और अभी वो सोच रहा था कि फाइनली अब वो स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब किंग उसे अब छोटे मोटे मिशंस नहीं देंगे और वो अपनी लाइफ खुद की मर्जी से जी पाएगा। लेकिन इतने में ही वहां पर ब्रेन आता है। वो उससे कहता है कि हमें ये मिशन गिल्ड की तरफ से मिला था। ये किसी एंशिएंट सिटी के बारे में है, लेकिन इसे डिटेल में बताने के लिए ब्रेन वेल के साथ रहेगा। अभी वो वेल को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उन्होंने उस ड्रैगन को हराया था। लुइस यहाँ पर आकर उसे बताती है कि यहाँ पर एक डंजन है, जिस डंजन को क्लियर करने के लिए किंग ने कई सारे एडवेंचरर ग्रुप को भेजा था, लेकिन वो सभी वापस लौट कर नहीं आए। किंग को लगता है कि यहाँ पर कोई ड्रैगन है, इसलिए उन्होंने किंगडम की सबसे अच्छी ड्रैगन प्लेयर टीम को यहाँ पर बुलाया है। हालांकि ड्रैगन के बारे में सुनकर वेल के अलावा बाकी सभी डरे हुए थे। जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सा गेट दिखाई देता है। गेट के अंदर आने के बाद वेल अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से लौटने की कहता है, लेकिन इतने में ही वो गेट लॉक हो चुका था और फिर अचानक से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
वो टेलीपोर्ट होकर उस डंजन के सबसे नीचे पहुंच चुके थे। इस पर ब्रेन कह रहा था कि शायद ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का कोई ट्रैप होगा, क्योंकि पहले के लोग ऐसे ही ट्रैप तैयार करते थे। हालांकि अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर वेल का टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करेगा। इसीलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर से वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गोलेम थे। ये गोलेम सोल्जर्स अभी तो डेड थे, लेकिन जैसे ही गेट लॉक होता है तो इसके बाद ये सब जाग जाते हैं। अब ये यहाँ पर हमला करने वाले थे, इसलिए वेल उन्हें रोकने वाला था, पर उसके दोस्त मना करते और कहते हैं कि उसे अपनी एनर्जी बचानी चाहिए उस ड्रैगन के लिए। और वो भी अभी शो ऑफ करना चाहते थे कि उन्होंने 3 साल में क्या सीखा। इसके बाद वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान ब्रेन नोटिस करता है कि ये गोलेम इन अटैक के सामने कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए वो वेल से भी विंड मैजिक का इस्तेमाल करने को कहता है और खुद भी इस्तेमाल करता है, और कुछ ही देर में इन सभी ने मिलकर उन सभी गोलेम्स को हरा दिया था। उसी दौरान लुइस को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि ऊपर के प्लॉट से भी कुछ गोलेम नीचे की तरफ आ रहे थे। ये लोग अब उन गोलेम से भी फाइट करने लग जाते हैं। ये फाइट कुछ दिनों तक इसी तरह से चलती है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर्स की तरफ बढ़ रहे थे वहां पर और भी गोलेम सोल्जर्स थे। इस तरह से लड़ते हुए ये सभी थक चुके थे, जिस बीच एलिस इन्हें हील कर रही थी, जिससे इनकी एनर्जी फिर से लौट सके। अब कई दिनों की मेहनत के बाद ये लगभग सभी गोलेम को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ये एक खाली हॉल में पहुंचते हैं जहां पर ब्रेन को कुछ महसूस होता है और वो सामने देखता है कि एक मेटल से बना हुआ ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा था। वो ड्रैगन अब जाग चुका था, इसका मतलब उन्हें उससे लड़ना है। वो ड्रैगन तुरंत ही हमला करता है, जो देखते हुए ब्रेन ने सामने एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। इस बैरियर को बचा कर रखने में वेल भी उसकी मदद करता है, लेकिन इतने में ही पीछे से कुछ और गोलेम आ जाते हैं और सुजान पर भी हमला कर देते हैं। और उन्होंने सुजान को अपने स्पेयर मार दी थी। सुजान नीचे गिर चुकी थी और एलिस उसे हील करना शुरू करती है, जिस दौरान लुइस और एरविन अभी उन गोलेम से लड़ रहे थे और वेल और लुइस उस ड्रैगन को हरा रहे थे। हालांकि वो ड्रैगन इतना कमजोर नहीं है, इस वजह से इनके अटैक से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसीलिए वेल आइडिया लगाता और ब्रेन से कहता है कि हमें एनर्जी कनेक्ट करते हुए इस पर हमला करना चाहिए। जिसके बाद लुइस अपनी सारी एनर्जी वेल को दे देती है, जिसके बाद वो हमला करते हैं। ड्रैगन पर उस एनर्जी का असर तो हो रहा था, लेकिन ब्रेन की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसलिए ब्रेन नीचे गिर जाता और बेहोश हो जाता है, जो देखते हुए तुरंत एलिस वहां पर आती है। वो अपने सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी और वो वेल को किस करती है, जिसके बाद वेल की जो एनर्जी थी वो एकदम से कई गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद एलिस भी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब वेल अपनी सुपर पावर से एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिससे वो ड्रैगन तुरंत ही खत्म हो गया था। उसके मरने पर वेल अभी सेलिब्रेट करता है, इसके पहले ही वो भी बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त लोग उसे एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद वेल को होश आता है और फिर कुछ ही देर में एलिस को भी होश आ गई थी। अब वो वहाँ से बाहर को आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी उसी डंजन के अंदर है। अभी यहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रेन से होती है। वो बताता है कि ये डंजन कोई मामूली डंजन नहीं था, उस मेटल ड्रैगन को क्रिएट किया गया था इस डंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रेयर चीजें हैं जो कि भले ही पास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसी चीजें हम अभी भी नहीं बना सकते। वहाँ पर कुछ मेटल व्हीकल और कुछ मिसाइल टाइप की चीजें रखी हुई थी, जिनके बारे में ज्यादा हमें बताया नहीं जाता। हालांकि साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर कई मिलियन गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद उन्हें रास्ता मिलता है वहां से बाहर निकलने का। वो सभी बाहर आकर बहुत खुश थे। अगले सीन में वो किंग के पास आते हैं, जहां पर वो उन्हें सारी चीजें दे देते हैं। वैसे वो जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जिसकी वजह से वो बेसमेंट में पहुंच चुके थे, वो उन्होंने मैजिक गिल्ड को बेच दिया था। अब यहाँ इस चीज का फैसला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि इन्हें कितने पैसे दिए जाए, क्योंकि इनकी चीजें बहुत रेयर थी और अभी तक किसी ने ऐसी चीजें देखी तक नहीं थी। और दूसरी चीज ये भी कि ये खुद अपने साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पहले तो हिसाब लगाया जाता है, जिसके बाद फैसला होता है कि वेल की टीम के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। लेकिन इतना पैसा किंगडम में नहीं है, इसीलिए उन्हें ये पैसा इंस्टॉलमेंट में 20 साल तक दिया जाएगा। वेल अभी टैक्स की चिंता कर रहा था कि 20 मिलियन गोल्ड कॉइन के लिए उसे कितना टैक्स देना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल घर पर आता है, जहाँ वो आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलता है। वो बताता है कि कैपिटल में सब बात कर रहे थे कि वेल शायद मारा जा चुका है। तो वेल कहता है कि ऐसी अफवाह कौन फैला सकता है, जिस पर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि वेल सफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वेल ने इतनी कम एज में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है, जिसकी वजह से लोग उससे जेलस फील करते हैं और कुछ बड़े बड़े फैमिली के नोबल्स ही ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वैसे अब ये सुनने के बाद वेल के दोस्त चिंता करने लगे थे, क्योंकि इस बार इतना ज्यादा रिवॉर्ड उन्हें भी मिल रहा है। अब वो फैसला करते हैं कि वो अपना ये रिवॉर्ड वेल के हिस्से में दे देंगे और बस वेल से सैलरी के तौर पर कुछ पैसे हर महीने लेते रहेंगे। इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। लेकिन वेल सोच रहा था कि अगर इनका पैसा भी उसे मिला तो इससे उसके ऊपर और भी ज्यादा खतरा आएगा।
लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं। ये वही आदमी था जिसने वो झूठी अफवाहें फैलाई थी। इसे पता चलता है कि वेल अब डंजन से वापस आ चुका है, इसलिए ये खुश भी था क्योंकि पहले इसने सिर्फ अफवाहें फैलाई थी, लेकिन अब वो उस अफवाह को सच कर सकता है। अब एक बार फिर हम यहाँ पर वेल के पास आते हैं। हम देखते हैं कि वेल अभी बैठा हुआ था। उसी दौरान वो खिड़की पर किसी को नोटिस करता है। वो सोचने लगता है कि या तो ये चोर है या फिर कोई असैसिन। अभी उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे एक और रिटेनर रख लेना चाहिए जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके, मतलब कि उसका गार्ड या बॉडी गार्ड बन सके। वेल को भी ये आइडिया सही लगता है। वो पूछता है कि हमें किसे रखना चाहिए, तो इस पर सुजान कहती है कि रॉड्रिक को रख सकते हैं। असल में रॉड्रिक वही लड़का है जो कि वेल को अपना टैलेंट दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था। वैसे हमें ये भी जानने को मिलता है कि रॉड्रिक ने ही सुजान को उस टूर्नामेंट के दौरान हराया था। हालांकि वेल तब सो रहा था, इस वजह से उसे इस चीज का पता नहीं चला। वेल कहता है कि क्या वो सच में हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब उस चीज को कई साल बीत चुके थे। लेकिन जब वो रॉड्रिक से इस बारे में बात करते हैं तो रॉड्रिक रोने लगता है, क्योंकि ये उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। वैसे अब फाइनली उसने ज्वाइन कर लिया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से वही लड़की जो कि अभी पहले भी वेल पर नजर रखे हुई थी, वो फिर से उनके मेंशन के बाहर दिखती है। ये देखकर रॉड्रिक परमिशन मांगता है कि क्या वो उस आदमी पर छानबीन करे जिसने वेल के बारे में कुछ झूठी अफवाहें फैलाई थी। साथ ही रॉड्रिक सलाह देता है कि वेल को भी कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वेल के पास अभी दूसरा भी कुछ काम था। वो तुरंत ही वहाँ गिल्ड में आता है, जहाँ वो उनसे उस मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है जिससे वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे।